अंदर आइए। कर्नल फॉब्स ने अपनी दृढ़ और अच्छी तरह से संशोधित आवाज में कहा। मैंने कमरे में प्रवेश किया और मेरे मेजबान द्वारा आगे की गई आरामदायक कुर्सी ली। कमरा कुछ अजीब तरह से महसूस हो रहा था, जैसे कि ये उनके अपने व्यक्तित्व का विस्तार था। ये उनके असामान्य मानसिक वातावरण से संतृप्त था। इस तथ्य की किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी कि मजबूत व्यक्तियों की भावना कुछ सूक्ष्म रूप से उन स्थानों से परिलक्षित होती है जहां वे अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। स्थानों का अपना विशिष्ट वातावरण होता है जो उनमें रहने वालों के मानसिक स्पंदनों का परिणाम होता है। आधुनिक विज्ञान इस प्राचीन सत्य को फिर से खोज रहा है। कर्नल के कमरे में प्रवेश करने के बाद कुछ ही पलों में मैं पूरी तरह से सहज महसूस कर रहा था। हालांकि मैं उनसे पहली बार केवल पिछली शाम को मिला था और तब भी उनके साथ थोड़े समय के लिए ही रहा था। फिर भी मुझे लगा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में हूँ जो मुझे खुद से भी बेहतर जानते हैं। एक ऐसे इंसान जिन पर मैं बिना किसी डर के अत्यधिक विश्वास कर सकता हूँ। हालांकि कर्नल फॉब्स के बारे में रीस्ट जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये जरूर महसूस होता था कि वो एक आदर्श फादर कन्फेसर बन सकते हैं। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल सोच के नहीं आया था। फिर भी कुछ ही क्षणों में मैंने खुद को बिना किसी शर्मिंदगी के रात के अपने अजीब सपने की कहानी कर्नल को सुनाते हुए पाया और उनसे पूछा कि क्या उनकी राय में ये सिर्फ स्वप्न भूमि की कोई विपुल कल्पना है या इससे कुछ अधिक है। आमतौर पर इस तरह के विषय के बारे में इस तरह का एक सवाल मैं किसी ऐसे व्यक्ति को भी नहीं पूछता जिसे मैं वर्षों से जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ ऐसे कर रहा था। कर्नल ने धीरज के साथ मुझे सुना और फिर सबसे सामान्य विषय के बारे में जैसे बात करते हैं वैसे बोलते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपके सपने में आपके अवचेतन मन में स्थित कुछ सच्चाइयों और तथ्यों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के अलावा कुछ और था। ऐसा कई बार होता है कि जो सत्य और तथ्य अवचेतन मन के ज्ञान में होते हैं, सपनों में, यहाँ तक कि दिवा स्वप्नों में भी प्रतीकात्मक रूप में प्रकट होते हैं, एक नियम के रूप में। हालांकि ऐसे अनुभवों की घटना इंगित करती है कि ये ज्ञान सामान्य चेतना के क्षेत्र में जा रहे हैं और जल्द ही उस क्षेत्र में प्रकट हो सकते हैं। कर्नल ने आगे कहा, मुझे कहना चाहिए कि आप प्रकृति की सूक्ष्म शक्ति के उन्नत छात्रों को ज्ञात एक निश्चित अनुभव से गुजरने वाले हैं, जिसमें आपके भीतर का एक अद्भुत सत्य आपके सामने प्रकट होगा। मैं इच्छुक हूं ये सोचने के लिए कि ये पूर्ण अनुभव आपके पास आने में ज्यादा देर नहीं होगी। जब ये आता है तो आप व्यावहारिक रूप से इस पृथ्वी तल पर सचेत अस्तित्व के एक नए चरण में प्रवेश करेंगे और आप बाद में कभी भी पहले जैसे नहीं होंगे। ये एक नया जन्म होगा, एक नई और उच्च चेतना में जन्म। कुछ मामलों में एक नई चेतना की ये सुबह आपकी पिछली रात के सपने के समान असामान्य अनुभवों से शुरू होती है और अक्सर इसके बाद एक और समान प्रकृति के अनुभव से जुड़ी होती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है और कोई व्यक्ति नई चेतना में उतनी ही आसानी से पहुंच जाते हैं जैसे एक छोटा बच्चा अपने प्रारंभिक वर्षों के एक काल में तीसरे व्यक्ति चरण से पहले व्यक्ति चरण में आसानी से पहुंचता है। उस चरण से जिसमें वो खुद को जॉनी या मैरी के रूप में सोचता है, उस चरण तक जिसमें वो खुद को मैं के रूप में सोचता है। जहां तक आपने सपने में मेरे द्वारा निभाई गई भूमिका का संबंध है, मैं कहूंगा कि इसमें मेरी कोई वास्तविक व्यक्तिगत भागीदारी नहीं थी। हालांकि ये किसी शौक या तांत्रिक के लिए अन्यथा प्रतीत हो सकता है। आपके स्वप्न का अनुभव पूरी तरह से अलग था और विशुद्ध रूप से प्रतीकात्मक था। मैं कहना चाहूंगा कि आपके स्वप्न के अनुभव में मेरा प्रकट होना उस अतिचेतन विचार की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी कि मैं आपकी चेतना में आपके आने वाले नए जन्म के उद्देश्य की ओर निर्देशित करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। यदि ऐसा है तो मुझे बहुत खुशी है और इस मामले में आपकी सेवा करने में मुझे बहुत आनंद होगा। स्वयं की अजेयता या मैं के बारे में जो बयान आपने अपने अनुभव के समापन पर सुना था, मुझे लगता है कि ये प्राचीन प्राच्य संतों के इसी तरह के वचन का अचेतन स्मरण था जिसके साथ मैं काफी परिचित हूँ और जो आपने शायद पहले कहीं पढ़ा होगा। आपकी अतिचेतन मानसिकता ने स्पष्ट रूप से आपके मामले में इसकी उपयुक्तता को पहचाना और आपकी स्मृति ने इसे आपके लिए अलौकिक अधिकार से एक प्रतीकात्मक संदेश के रूप में पुनः पेश किया। तो आप देखते हैं, कर्नल ने जारी रखा, आपके सपने के अनुभव की पूरी तरह से प्राकृतिक व्याख्या है। इसकी सभी घटनाओं में मनुष्य वहां अलौकिक स्पष्टीकरण की तलाश करने के लिए बहुत उपयुक्त है।
जहां पूरी तरह से प्राकृतिक स्पष्टीकरण पर्याप्त है और अस्तित्व में भी है। ये एक गलती है। प्रकृति अद्भुत चीजों से इतनी भरी हुई है कि हमें अजीब और असामान्य अनुभवों के स्पष्टीकरण के लिए अलौकिक व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सच है कि ये प्राकृतिक स्पष्टीकरण रहस्य के अनुभव से कुछ दूर ले जाते हैं, लेकिन सत्य के सच्चे छात्र के लिए इन बातों की कोई गिनती नहीं है। उनके लिए प्रकृति खुद ही काफी दिलचस्प और आकर्षक है और पूरी तरह से रहस्यमय है। कर्नल ने अचानक कहा, मुझे अपने बारे में बताएं। स्पष्ट रूप से आप बहुत गंभीरता से कुछ खोज रहे हैं और आपकी अतिचेतन मानसिकता ने आपको आपके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेरी मदद लेने के लिए प्रेरित किया है। सभी संकेतों से मुझे लगता है कि यह संभव है कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। वास्तव में मुझे इस तरह की भावना का अनुभव तब हुआ जब मैं कल रात आपसे मिला था। मैं शायद ही कभी इस तरह के अंतर्ज्ञान या प्रवृत्ति में गलत हुआ हूँ। आप क्या चाहते हैं? मुझे आपके पिछले अनुभवों की कहानी बताएं। मैंने तब कर्नल को मेरे जीवन की कहानी सुनाई, वही चीजें जो मैंने आपको पिछले पन्नों में बताई है। लेकिन ये अजीब लग सकता है, पर मैंने खुद को अपने पतन और दुर्भाग्य की कहानी तेजी से और हल्के ढंग से बताते हुए पाया। ऐसा लग रहा था कि ये मेरे लिए अपना पूर्व महत्व को खो चुका है। इसी तरह मैंने खुद को सफलता और व्यक्तिगत शक्ति के आंतरिक रहस्य के लिए अपने जीवन भर की खोज पर लंबे समय तक और गंभीरता के साथ बात करते हुए पाया। ये एक विचार इतनी ताकत से चमक गया कि बाकी सब उसकी शक्ति से धुंधले हो गए। कर्नल फिर चुपचाप और ध्यान से सुनते रहे। मेरी कथा के दौरान समय समय पर पूछे गए कुछ प्रश्न उनके लिए पर्याप्त थे। जब मैंने समाप्त किया तो उन्होंने कहा, आप अपने अंतर्ज्ञान और प्रवृत्ति में बिल्कुल सही थे। वास्तव में सफलता और व्यक्तिगत शक्ति और इसके अलावा कई चीजों का एक आंतरिक रहस्य है जिसे आपने खोजा है। वो अवश्य अस्तित्व और शक्ति में है, लेकिन आपने उसे सही जगह में नहीं खोजा है। आपने उस कुछ की अपने इर्द गिर्द और अपने ऊपर खोज की, पर आप अपने अंदर उसकी खोज करना भूल गए। यही वो अद्भुत कुछ है जो आपकी खोज का उद्देश्य है और जिसमें सफलता और व्यक्तिगत शक्ति का आंतरिक रहस्य पाया जा सकता है। वो भीतर कुछ है जो आप अपनी चेतना में मैं हूं के दृढ़ विश्वास के रूप में अनुभव करते हैं। लेकिन ये मैं हूं व्यक्तित्व की छोटी चीज नहीं है। वो व्यक्तिगत शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक गुण और अवस्थाएं नहीं है जिन्हें आप आमतौर पर स्वयं के रूप में मानते हैं। आपके व्यक्तित्व के इन रचनात्मक भागों, तत्वों और कारकों को आपके मैं का गठन करने वाली चीजें कहा जा सकता है। आपके मैं का गठन करने वाली चीजें कहा जा सकता है। आपका मैं हूं हालांकि कुछ बहुत अधिक आवश्यक है, आपके व्यक्तित्व के गुणों और विशेषताओं के योग से कहीं अधिक मौलिक है। जब आप मैं हूं की खोज कर लेंगे तो आप अपने व्यक्तिगत अस्तित्व के सकारात्मक तत्वों के स्वामी बन जाएंगे और परिणाम स्वरूप बाहरी दुनिया की सभी चीजों के स्वामी बन जाएंगे जो उनसे प्रभावित है। और इस प्रकार प्रभावित होने की संभावना रखने वाला बाहरी चीजों का ये क्षेत्र आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है। अब से, कर्नल ने कहा, आपके विचार और इच्छा का मुख्य उद्देश्य और इरादा आपके अंदर की स्व की खोज होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के विचार में दृढ़ता और निरंतरता बनाए रखें। आपके मानसिक चित्रों में एक आदर्श दृढ़ता से और स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके लिए अपनी इच्छा की लौ को प्रचंड रूप से जलने दे। अपने प्रयासों के सफल परिणाम में पूरी आशा, विश्वास और आत्मविश्वास बनाए रखें। अपनी इच्छा को इतना दृढ़ बनाएं कि खुद प्रकृति आपकी सहायता करे। मैं कर्नल के इस रहस्य उद्घाटन से चकित था, लेकिन मुझे अपने भीतर एक आश्वासन महसूस हुआ कि उन्होंने सत्य कहा था। मैं अपनी खोज के सफल समापन के बहुत करीब महसूस कर रहा था। मैंने उस समय से उनके निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करने का निश्चय किया, लेकिन मैंने पहले उन कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जो उस वक्त मेरे मन में उठ रहे थे। पर कर्नल ने उस समय निर्देश में आगे बढ़ने के लिए संवेदना लेकिन दृढ़ता से मना कर दिया। उठकर उन्होंने मुझे विनम्रता पूर्वक ये कहते हुए खारिज कर दिया, ये इस पाठ के लिए पर्याप्त है। जो मैंने कहा है उसे अपने दिमाग में गहराई से जाने दो। मैंने बीज बोया है, ये आप पर है कि आप इसे पानी दे और इसकी देखभाल करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो जड़ लेगा और अंकुरित होगा और पत्ते और फूल बनाएगा और अंत में फल देगा। कल शाम मुझसे मिलने आए। अगले दिन के दौरान मैंने खुद को उस सत्य की झलक से प्रेरित पाया जो मुझे मेरे अच्छे दोस्त और शिक्षक
कर्नल ने शाम की हमारी बातचीत में दी थी। हालांकि मेरे दिमाग ने अपने दैनिक कर्तव्यों और कार्यों से विचलित होने के बजाय एक बढ़ी हुई उत्सुकता और गतिविधि दर्शाई, और वास्तव में मैं कई उलझाने वाले सवालों को हल करने में कामयाब रहा, जिन्होंने मुझे अपने काम के दौरान पहले से ही परेशान कर दिया था। वो मानसिक गतिविधि जो मेरे अंदर के कुछ के खोज से संबंधित थी, मेरी सामान्य चेतना के स्तर के नीचे प्रकट हो रही थी। हालांकि मैं एक तरह से इस प्रक्रिया से अवगत था, जबकि सतही गतिविधियां और भी अधिक दक्षता के साथ काम कर रही थी। मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि सतह के नीचे मेरे मानसिक अस्तित्व की गहराई में कुछ हो रहा है। रात के खाने के बाद मैं फिर से कर्नल के कमरे पर पहुंचा और पहले की तरह मेरा बहुत प्रेम से स्वागत किया गया। उन्हें उस दिन के अनुभवों के बारे में बताने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें लग रहा है कि मैं अब उन 3 मूलभूत पाठों से दूसरों के लिए तैयार हूं जो उन्होंने मुझे देने का इरादा किया था। जैसा कि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप तैयार हैं दूसरी डिग्री के लिए। वो इस प्रकार आगे बढ़े, आप जानते हैं कि जिसे आप मैं कहते हैं, आपका स्व वही है जिसे आपने आत्मचेतना के पहले दिनों से मैं के रूप में अनुभव किया है। ये वही पुराना मैं है। इस मैं का कोई उत्तराधिकारी या वंशज नहीं है। यही आपकी पहचान है। ये हमेशा कायम रहा है। भले ही आपका शरीर, आपके विचार, आपकी मान्यताएं, आपकी भावनाएं और आपके कार्य करने के तरीके समय समय पर लगातार बदलते रहे हैं। ये कुछ समान, परिवर्तनहीन, निरंतर, बरकरार और आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक व्यक्तित्व में परिवर्तन की प्रक्रिया से अप्रभावित रहा है। आपका शरीर वैसा नहीं रहा जिसमें आपका मैं पहले रहता था। वर्तमान समय में आपके शरीर की कोई कोशिका या कोई भाग वैसे नहीं है जैसे कुछ साल पहले थे। आपके पुथरवी पर इस जीवन के दौरान आप शरीरों की श्रृंखला में निवास कर रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट रूप से ये है कि आपका शरीर आप नहीं है। इसी तरह आपने अपने पूरे जीवन में विचारों, विश्वासों, भावनाओं, इच्छाओं, अनुभूतियों और इच्छा गतिविधियों के निरंतर परिवर्तन का अनुभव किया है। आपका मानसिक अस्तित्व, आपका बौद्धिक अस्तित्व, आपका भावनात्मक अस्तित्व, आपके सभी व्यक्तिगत अस्तित्व वास्तव में शुरुआत में जैसे थे वैसे नहीं रहे हैं। आपका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अस्तित्व परिवर्तन और बनने की एक निरंतर प्रक्रिया का वर्तमान चरण है। ये स्पष्ट है कि ये बदलती श्रृंखला और इसकी वर्तमान अवस्था आप नहीं है, आपका वास्तविक स्व नहीं है। नतीजतन आपका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अस्तित्व एक कहानी में एक लड़के के जैक चाकू के समान है। चाकू के स्वामित्व के वर्षों के दौरान उसमें 3 नए हैंडल और 7 नए ब्लेड बदले गए थे। फिर भी उसने उसे वही पुराना चाकू कहा। लेकिन ये वही पुराना चाकू बिल्कुल नहीं था। ये बस उसी मूल चाकू का उत्तराधिकारी था। लड़का ही यहाँ एकमात्र समान कारक या तत्व था। अब आपका मैं हूँ लड़के की तरह है। आपका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अस्तित्व उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया पुनर्निर्मित चाकू है। आप ही असली चीज हैं। आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अस्तित्व आपके काम और व्यक्तिगत जीवन की अभिव्यक्ति में आपके द्वारा नियोजित उपकरण है। जो चीजें लगातार बदलती है वे केवल प्रक्रियाएं हैं। आपका मैं हूँ नहीं बदला है। ये आपका वास्तविक स्व है। आपके भीतर का कुछ, आपकी वास्तविक पहचान। इसे अच्छी तरह से समझें। जब आप उन सब चीजों को एक तरफ रख देंगे जो आपके भौतिक शरीर के हिस्से हैं, आपके मानसिक और भावनात्मक हिस्से हैं, और इन्हें मैं हूँ द्वारा नियोजित किए जाने वाले उपकरणों के रूप में देखने में सक्षम हो जाएंगे, तभी ही आप अपने अस्तित्व के बारे में सचेत हो पाएंगे। इस तरह सचेत होने पर आपका नया जन्म होगा, आपका पुनर्जन्म होगा, इस बार सचेत अस्तित्व की दुनिया में, जब आप खुद को अपने सच्चे स्वरूप में देखने में सक्षम हो जाएंगे। आपका मैं हूँ जो उसके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक उपकरणों से घिरा हुआ होता है, तब आप अपने अंदर के कुछ को खोज पाएंगे। इन शब्दों के साथ जो मेरे भीतर अच्छी तरह से समा गए थे, कर्नल ने फिर से मुझे जाने को कहा। अगले शाम मेरे तीसरी डिग्री के लिए आने के आदेश के साथ उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। मेरे मन में इतनी तीव्र हलचल चल रही थी कि मैं सो ही नहीं पाया। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे सोचने का तरीका धीरे धीरे साफ हो रहा है। मैंने आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया को नियोजित किया और मैंने मैं हूँ और मेरे मानसिक और भावनात्मक तत्वों और चेतना की अवस्थाओं के बीच भेद करना सीखा।
मैंने पहले ही मेरे स्व और मेरे शरीर के बीच भेद करना सीख लिया था। मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि मैं हूं ने ही बीते हुए वर्षों में मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं की बदलती श्रृंखला का अनुभव किया है। मैंने महसूस किया कि मेरे व्यक्तित्व के तत्व सिर्फ मैं हूं द्वारा पहना गया चोला है। मैंने अपनी कल्पना शक्ति द्वारा देखा कि मैं कई शरीरों में स्थित कई व्यक्तियों के किरदार भले ही निभा सकता हूं, पर मेरे अंदर का मैं हूं कभी नहीं बदलेगा। पर चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं हूं का विचार अपने मन से निकल नहीं पा रहा था। वो दिन जल्दी ही बीत गया। हालांकि मेरे पास कार्यों का बहुत भार था, पर मैंने खुद को उन्हें अंजाम देने में पूरी तरह से सक्षम पाया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरा मन इतनी सहजता और तेजी से कार्य कर रहा था जो मुझे कई वर्षों से ज्ञात नहीं था। व्यवसाय के संचालन में सुधार से जुड़े कुछ विचार मेरे दिमाग में उठे, और जब मैंने व्यवसाय के प्रभारी व्यक्तियों से इनका उल्लेख किया तो उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि वे मेरी सिफारिशों को अपनाने पर विचार करेंगे। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे वरिष्ठों का ध्यान मेरी तरफ खिंच रहा है। कंपनी में मेरी स्थिति में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ था, और मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया था कि मैंने अपनी सफलता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया था। जिस तरह अब मुझे याद है, मैं मेरे मैं में हूँ और मेरे मानसिक तत्वों के बीच के नए संबंध के प्रति स्पष्ट रूप से सचेत हो गया था। अब मैं इन तत्वों के साथ मिश्रित नहीं था, बल्कि इनके मध्य में मेरा स्वतंत्र अस्तित्व था, और मेरे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तत्व मेरे इर्द गिर्द थे। मैं कुशल रूप से मेरे मानसिक तत्वों का संचालन कर रहा था। इसके अलावा मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने मन और इच्छा के उन स्तरों पर कुछ गतिविधियों को संचालित कर रहा था जो सामान्य चेतना के स्तर से नीचे थे। ये सतह के नीचे की शक्तियां मेरे लिए काम करने में व्यस्त थी और रिपोर्ट तैयार करने में लगी हुई थी, जो बाद में मेरी सामान्य चेतना के स्तर पर उठाए जाएंगे। अंत में मैं कम से कम ये तो जानता था कि ये अवचेतन मानसिक शक्तियां मेरे पर्यावरण पर एक निर्विवाद लेकिन सकारात्मक प्रभाव डालने लगी थी, और मुझे उन लोगों के साथ एक नए रिश्ते में लाने के लिए काम कर रही थी जिनके साथ मैं अपने व्यावसायिक जीवन में सीधे और परोक्ष रूप से जुड़ा था। शाम हो गई और गहरी भावना के साथ फिर से मौलिक प्रकृति और उसके वास्तविक अस्तित्व के द्वार पर दस्तक दी। इस ज्ञान के बिना व्यक्ति अपनी नई मिली हुई शक्ति से भटकने के लिए उपयुक्त है। इसके बिना वो अक्सर अपने व्यक्तिगत स्व और व्युत्पन्न चरित्र को विशेषता देता है, वो शक्ति जो वास्तव में उसके अस्तित्व के एक उच्च हिस्से में निहित है। व्यक्ति को अपने अस्तित्व के असली सोने को पहचानना पता होना चाहिए, नहीं तो वो व्यक्तित्व के क्षेत्र में चमचमाती नकली चीजों से भ्रमित हो सकता है। यहाँ कर्नल ने विराम दिया और कुछ क्षणों के लिए विश्राम किया, जैसे कि वे उस अद्भुत सत्य का वर्णन करने के लिए उपयुक्त शब्दों को खोजने का प्रयास कर रहे थे जो वो मुझे बताना चाहते थे, या शायद इस विषय पर अपने स्वयं के उन्नत और उच्च विचार में उनके द्वारा नियोजित शब्दों के बजाय मेरे द्वारा समझाने योग्य सरल शब्दों का चयन कर रहे थे। ये, जैसा कि मैं मानता हूँ, कोई आसान काम नहीं था। कुछ क्षण गहन चिंतन के बाद उन्होंने कहा, हम शुरुआत से शुरू करते हैं। सत्य के विषय में सभी विचारों की शुरुआत स्वयं सत्य है। अस्तित्व या अस्तित्व से संबंधित पहला और अंतिम सत्य ये है, एक सर्वोच्च उपस्थित शक्ति मौजूद और सक्रिय है जिससे सभी चीजें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आगे बढ़ती है, और जो इन सभी का आधार, समर्थक, कारण, सहसंयोजक, समन्वयक, सार, पदार्थ और शक्ति है। सभी बुद्धिमान मानव विचार इसी निष्कर्ष पर आते हैं। सभी जागृत अंतर्ज्ञान इसे बनाए रखते हैं और इसकी पुष्टि करते हैं। सभी दर्शन इसमें अपने पहले और अंतिम तथ्य पाते हैं। इस सर्वोच्च उपस्थित शक्ति को अभूतपूर्व दुनिया में ढूंढने के सारे प्रयास विफल होंगे, क्योंकि ये इन सभी से परे है। इसकी मूल प्रकृति पर अटकलें व्यर्थ है और बेकार से भी बदतर है, क्योंकि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। परिमित अनंत की व्याख्या नहीं कर सकता, सापेक्ष निरपेक्ष को परिभाषित नहीं कर सकता, प्रतिबंधित अप्रतिबंधित को आरेखित नहीं कर सकता। फिर भी सभी मानव विचार, अटकलें, कारण, अंतर्ज्ञान, कल्पना और वृत्ति इस सर्वोच्च शक्ति की आवश्यक उपस्थिति और क्रिया की पुष्टि करते हैं। मानव तर्क अपनी चरम सीमा तक विस्तारित और अंतर्ज्ञान द्वारा पुष्टि होने पर सर्वोच्च उपस्थिति शक्ति की अपनी अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम है। सर्वोच्च उपस्थिति शक्ति पूर्ण,
अनंत अप्रतिबंधित होगी, ये शाश्वत और अजात होगी, ये अपने सार में बिल्कुल समान और अपरिवर्तनीय होगी, ये अखंड और अविभाज्य होगी। इसके अलावा सभी विश्वास योग्य दर्शन ये मानते हैं कि ये आत्मा होगी, जीवन, चेतना और इच्छा का सार होगी। ये बहुत स्पष्ट है कि इस अनंत उपस्थिति शक्ति में सब कुछ शामिल होना चाहिए, क्योंकि इसकी अनंत उपस्थिति और शक्ति के बाहर कोई जगह नहीं है। इसी तरह इसकी उपस्थिति और शक्ति हर चीज में होनी चाहिए, क्योंकि इसकी उपस्थिति और शक्ति अनंत होने के कारण हर जगह होनी चाहिए। इस प्रकार आप देखते हैं, ये सर्वोच्च शक्ति न केवल वो होगी जिससे सभी चीजें आगे बढ़ती है, बल्कि वो भी होगी जिसमें सभी चीजें रहती है और स्थान परिवर्तन करती है और उनका अस्तित्व है, और अंत में वो होगी जो आसन्न है और हर चीज में स्थायी है। अपने मन में सर्वोच्च उपस्थिति शक्ति की ये द्विपक्षीय अवधारणा अच्छी तरह से स्थिर कर लें। एक, इसकी अनंत उपस्थिति जिसमें सभी चीजें रहती और समाहित होती है। दो, इसकी अनंत शक्ति जिससे सभी गतिविधियां आगे बढ़ती है और प्रवाहित होती हैं। और तीन, इसकी अनंतता जिसके कारण ये हर चीज में मौजूद और सक्रिय है। यदि आप इन तीन मौलिक तथ्यों को आत्मसात कर लेंगे तो आप इस विषय पर अपनी सोच में गुमराह नहीं होंगे। आपकी पिछली सोच में आपने देखा कि व्यक्तियों के बारे में कुछ था जिसने उन्हें विशेष शक्ति दी। वो निश्चित रूप से ये अनंत कुछ या इसकी अभिव्यक्तियों में से एक था। बाद में आपने देखा कि कई लोगों ने विचार किया कि ये कुछ उनके ऊपर का कुछ होना चाहिए, ये वही अनंत कुछ था या इसकी अभिव्यक्तियों में से एक था। अंत में अब आपने सीखा है कि आपने जो कुछ खोजा है वो कुछ आपके भीतर है, वो भी यही अनंत कुछ होना चाहिए या इसकी अभिव्यक्तियों में से एक। हर मामले में जिस कुछ के बारे में बात हो रही है वो ये अनंत कुछ ही है, हालांकि इसे तीन अलग अलग दिशाओं में खोजा जा रहा है। अंधविश्वासी व्यक्ति इस अनंत चीज को व्यक्तियों के बारे में कुछ के रूप में पहचानना पसंद करता है। धार्मिक व्यक्ति इसे अपने ऊपर की किसी चीज के रूप में पहचानना पसंद करता है, और ये विचार तब तक ठीक है जब तक ये स्वीकार किया जाए कि ये अनंत कुछ प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व के भीतर भी है। अतीत और वर्तमान के बुद्धिमान विचारक ये स्वीकार करते हैं कि ये अनंत कुछ हमेशा व्यक्तियों के बारे में है और हमेशा उनके ऊपर है, पर वो ये भी जानते हैं कि ये निश्चित रूप से उनके भीतर भी है और वे इसे वहां खोजना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है, ये मैं अब आपको समझाऊंगा। व्यक्तियों के बारे में कुछ केवल बाहर से देखा जा सकता है, आप इसकी वास्तविक उपस्थिति में कभी नहीं जा सकते, लेकिन इसे केवल दूर से ही देख सकते हैं। इसी तरह ऊपर का कुछ आपके दिमाग में केवल एक अमूर्त अवधारणा के रूप में मौजूद है और आप इससे सीधा संपर्क नहीं कर सकते। आप इस अंतिम तथ्य पर विवाद करने के लिए इच्छुक महसूस कर सकते हैं, लेकिन यदि आप गहरे और ईमानदार धार्मिक अनुभव वाले व्यक्तियों से बारीकी से पूछताछ करेंगे तो आप पाएंगे कि उनका वास्तविक विश्वास आंतरिक अनुभव के कारण उत्पन्न होता है। यद्यपि धर्मनिष्ठ लोग सर्वोच्च उपस्थिति शक्ति उनके ऊपर स्थित है ऐसा सोच सकते हैं, फिर भी उनका सर्वोच्च अनुभव इस तथ्य के कारण प्राप्त होता है कि वो अपने भीतर एक स्थायी उपस्थिति और शक्ति की चमक महसूस करते हैं। कई रूढ़िवादी धर्मवादी इससे इनकार करना चाहते हैं, फिर भी वे अपने दिल में जानते हैं कि धार्मिक अनुभव हमेशा एक आंतरिक अनुभव होता है, कि ये दिल का अनुभव है, दिमाग का नहीं। गूढ़ मनोगत शिक्षा हमेशा ये रही है कि चेतना को अपने स्वयं के अस्तित्व की गहराई में निर्देशित करके सर्वोच्च उपस्थिति शक्ति से तुरंत संपर्क किया जा सकता है। वहां कुछ को खोजने के लिए सबसे गहन व्यावहारिक दार्शनिकों ने इसी तरह सिखाया है। हालांकि अलग शब्दों में दोनों मामले में तर्क इस प्रकार आगे बढ़ता है, यदि कुछ ऐसा है जिसमें हम रहते हैं और चलते हैं और हमारा अस्तित्व है और जिससे सभी चीजें आगे बढ़ती है, और यदि जैसा होना चाहिए हम में से प्रत्येक के अस्तित्व के भीतर कुछ अंतर्निहित है, तो तार्किक रूप से कुछ व्यक्ति के अस्तित्व के सार और मौलिक पदार्थ के रूप में होना चाहिए और वहां खोजा जाना चाहिए। रहस्यवादियों और व्यवहारिक दार्शनिकों का भी अगला कदम इस दिशा में व्यवहारिक प्रयोग का है। परिणाम यह है कि सभी महान मनीषियों और सभी महान व्यवहारिक दार्शनिकों में से प्रत्येक ने रिपोर्ट किया है कि अपने अस्तित्व के केंद्र में
अपनी चेतना के मूल में उन्होंने एक ऐसी चीज की खोज की है जो उनके बारे में किसी भी और चीज से अलग है और जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। वास्तव में इस भीतर के कुछ को जब पूछा जाता है वो इनके अलावा अन्य शब्दों में खुद को परिभाषित करने या समझाने में असमर्थ लगता है। वे शब्द हैं मैं हूँ, या जहाँ व्यक्ति अपने नए अनुभव में और भी आगे बढ़ गया है। मैं वो हूँ जो मैं हूँ। इस अनुभव और गंभीर तार्किक विचार के प्रयोग ने गहरे विचारकों को ये मानने के लिए प्रेरित किया है कि अस्तित्व का आंतरिक रहस्य केवल उस भीतर के अनुभव में पाया जा सकता है। क्यों? वो पूछते हैं। किसी को बाहरी अनुभव में या दूसरों के अनुभव में तलाश करने की जरूरत है जो शायद स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव में पाया जा सकता है। क्यों? वो पूछते हैं। किसी को दूर की भूमि में और अजीब समुद्रों की तलाश करनी चाहिए जबकि खजाना अपने ही बगीचे में है। वो कहते हैं, यदि ये सत्य हर जगह है तो ये मेरे भीतर है और मेरा भीतर ही एकमात्र स्थान है जहां मैं इसे पा सकता हूं, क्योंकि मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान मेरी अपनी चेतना की अवस्थाओं की खोज तक ही सीमित है। अब कर्नल ने कहा, यदि आप स्वीकार करते हैं कि अनंत उपस्थिति शक्ति वास्तव में आपके अपने अस्तित्व में रहती है जैसा कि अन्य सभी में, तो आप इसे वहां कहां खोजने की उम्मीद करेंगे? और जब आपको वो मिल जाए तो कैसी लगेगी? कुछ विचार करने पर आपको दिखाई देगा कि यदि वो है तो उसे आपके व्यक्तिगत अस्तित्व के केंद्र में, और आपकी चेतना के सबसे गहरे स्थान पर होना चाहिए। जब आप अपनी चेतना और अपने अस्तित्व का दृढ़ता से अन्वेषण करते हैं तो क्या पाते हैं? आपके अस्तित्व के केंद्र में और आपकी चेतना की चरम गहराई पर आप समाप्त करते हैं किस पर? आप पाते हैं कि ये मैं हूँ, आपका वास्तविक स्व एक केंद्रीय सूर्य के रूप में खड़ा है जिसके चारों ओर छोटे ग्रहों जैसे आपकी मानसिक और भावनात्मक प्रकृति घूम रही है। ये आपको भीतर का निश्चित और अंतिम तथ्य है और मैं हूँ का तथ्य। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मानसिक और भावनात्मक, साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व की शारीरिक विशेषताएं कैसे बदलती है। आपका मैं हूँ हमेशा वही रहता है, अपरिवर्तनीय, निश्चित, स्थिर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अन्य चीजों के बारे में अपनी राय और भावनाएं कैसे बदलते हैं। आप मैं हूं और मैं हूं के अलावा कभी सोच नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते। आप कभी भी सच्चाई और दृढ़ विश्वास के साथ नहीं कह सकते मैं नहीं हूं या मैं नहीं हूं। ये विचार ही हास्यास्पद है। इसके अलावा आप मैं हूं के पीछे नहीं सोच सकते। ये आपके सचेत अनुभव की अंतिम रिपोर्ट है, जैसे कि ये इसकी पहली रिपोर्ट है। मैं हूं को खोजने में अपने आसपास के आवरणों और व्यक्तित्व के वस्त्रों से अलग होकर आपने अपने व्यक्तिगत अस्तित्व का मौलिक तथ्य पाया है, और वो उस अनंत सर्वोच्च उपस्थिति शक्ति का केंद्र बिंदु होना चाहिए जो आपके भीतर की उपस्थिति और शक्ति में निहित है। ये वास करने वाली आत्मा वास्तविक आत्मा है और भीतर का कुछ है। अब कर्नल ने कहा, यहाँ यात्रा का एक चरण है जहाँ इस पथ पर चलने वाले कई ठोकर खाकर गिर जाते हैं। वे कभी कभी वास्तविक आत्म के बजाय व्यक्तिगत आत्म के साथ उस चीज की पहचान करना चाहते हैं। सतही जॉन स्मिथ ग्रॉसर एजिड 49 के व्यक्तित्व की पहचान मैं हूं के साथ, सर्वोपरि व्यक्तित्व के साथ करना चाहते हैं। ये उन्हें बोध के मुख्य मार्ग से दूर ले जाता है, या फिर से वे सभी प्रयासों को समाप्त कर सकते हैं अंदर के कुछ को व्यक्त करने और उसके साथ तादात्म्य की एक पूर्ण चेतना में प्रवेश करने के लिए। लेकिन इसके बजाय वे अपने विचार को अस्पष्ट निरर्थक अटकलों के लिए समर्पित करते हैं। सर्वोच्च उपस्थिति शक्ति खुद को दुनिया की चीजों में उपस्थित शक्ति में व्यक्त और प्रकट करना चाहती है। पहले मामले में गलत व्यक्ति भ्रम और त्रुटि के नुकसान और दलदल में भटक जाता है। दूसरे मामले में वो दलदल में फंस जाता है या पिंजरे में गिलहरी की तरह अटकलों का चक्कर लगाता है, हमेशा चलते रहता है पर कहीं नहीं पहुंचता है। समझदार मार्ग है मैं हूं, या वास्तविक स्व के रूप में उस चीज की पूर्ण पहचान में प्रवेश करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना, एक पूर्ण एहसास की तरफ आगे बढ़ना कि ये मैं हूं आपके बौद्धिक या भावनात्मक मशीनरी का हिस्सा नहीं है बल्कि उसका स्वामी है, और प्राप्ति के परिणाम स्वरूप आपके चेतना क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली शक्ति को अधिक पूर्ण और अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने और प्रकट करने का प्रयास करना।
अब आप एक कारण है, केवल एक प्रभाव नहीं। अब आप केवल एक प्राणी नहीं, बल्कि एक निर्माता है। इसलिए कारण बनकर और प्रभावी ढंग से कुशलता पूर्वक और योग्य निर्माण के लिए आगे बढ़ें। और अब, कर्नल ने कहा, मैंने आपको उतना दिया है जितना आप इस समय मानसिक रूप से पचा सकते हो। मैं नहीं चाहता कि आप आध्यात्मिक अपच या मानसिक अपच से पीड़ित हो। मुझे आपसे और कहना है, लेकिन ये सब नियत समय पर कहा जाएगा। अपने जागृत होने की जिद कायम रखें। आत्मविश्वास से इसकी प्राप्ति की उम्मीद करें और निश्चित रूप से इसकी प्राप्ति होगी। इच्छा, विश्वास और दृढ़ संकल्प आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। कुछ लोगों के लिए ये खुलासा काफी धीरे धीरे आता है और विशेष अभूतपूर्व अनुभव के बिना आता है। हालांकि आपके मामले में आपके मैं हूं के फूल के खिलने के लिए जबरदस्त दबाव की वजह से अचानक जबरदस्त प्रयास के कारण आपको एक अजीब अनुभव हो सकता है। आपको एक अजीब अनुभव हो सकता है जिसका चरित्र प्रतीकात्मक होगा, जैसा कि उस रात हुआ था, जिसमें तीव्र अतिचेतना के एक झटके में आपको इच्छित भूमि की एक झलक मिलेगी, लेकिन जो केवल एक पल के लिए ही रहेगी। पर आप ये पल कभी नहीं भूल पाएंगे। वास्तव में मुझे लगता है कि आप ऐसे अनुभव की पूर्व संध्या पर हैं। मुझे फिर से सिर्फ तब मिले जब आप मुझसे मिलने के लिए बहुत प्रेरित हो, लेकिन उससे पहले नहीं। इन शब्दों के साथ कर्नल उठे और संकेत दिया कि साक्षात्कार समाप्त हो गया था, उत्कर्ष की एक अजीब भावना के साथ और इस अंतर्ज्ञान के साथ कि मैं एक परिवर्तनकारी अनुभव से गुजरने वाला हूँ, जिससे मैं एक नए व्यक्ति के रूप में उभरूंगा या उसी पुराने व्यक्ति के रूप में एक नई और पूर्ण अंतर्दृष्टि, चेतना और शक्ति के साथ संपन्न हो जाऊंगा। मैं अपने कमरे में गया और अपने तकिए पर सर रखा। कुछ ही समय बाद मेरा दिव्य अनुभव शुरू हुआ। ये नहीं कहा जा सकता कि मैं सोच रहा था, बल्कि मैं एक ऐसी दुनिया में डूबा हुआ था जो विचारों से भरा था। इस नई दुनिया में सभी चीजें विचार थी। वास्तव में विचार चीजें थी। मेरा मन बिल्कुल साफ था। मैं चकित और भ्रमित मन की स्थिति में नहीं था, बल्कि मुझे ऐसा लगा अपनी पूर्व सीमाओं से छूट गया है और उसने अनंत दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैंने अनंत शक्ति और पूर्ण तार्किक सटीकता के साथ सोचने की शक्ति प्राप्त कर ली है। एक समय के लिए शुद्ध विचार के इस दायरे में रहते हुए मुझे अब पता नहीं कि ये एक पल के लिए था या फिर घंटों के लिए, क्योंकि मैं इस अनुभव में बहुत उत्साहित था। मैं मानसिक और भावनात्मक शांति और खुशी की स्थिति में चला गया। सभी सीमित विचार रुक गए। ऐसा लग रहा था कि मैं हूँ अंतरिक्ष की अनंतता में और समय के अनंत काल में निवास कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये अनंत अंतरिक्ष एक अद्भुत गुलाबी रोशनी से भरा हुआ है, जो एक असामान्य तीव्रता और गति की दर से कंपन कर रहा है। इसमें मैं अविचलित और अप्रभावित प्रतीत हो रहा था। मुझे विश्वास था कि मेरी आत्मा शाश्वत थी, कि ये हमेशा अस्तित्व में थी और हमेशा मौजूद रहेगी। इसके आवश्यक समान अस्तित्व में इसकी मृत्यु या इसके जीवन में रुकावट एक हास्यास्पद असंभवता की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने अनंत जीवन को ग्रहण कर लिया है। इस दृढ़ विश्वास के साथ मुझे उसका बोध था, जिसे मैं केवल अनंत ज्ञान के रूप में वर्णित कर सकता हूँ। मुझे सब कुछ पता चल रहा था, उच्चतम सत्य से लेकर अनुभव के सबसे सामान्य तथ्य तक। मेरे लिए कुछ बड़ा और छोटा नहीं था। मेरी चेतना और ज्ञान की सामग्री में सब कुछ शामिल था। युग की पहेली, अस्तित्व का रहस्य मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से समझा गया था। लेकिन इस समूचे ज्ञान में सबसे बड़ा ज्ञान मेरे अपने अस्तित्व का ज्ञान था। मैं इस आंतरिक सत्य को जानता था कि मैं वही हूँ जो मैं हूँ। इसके साथ ही अनंत आनंद, परम आनंद की चेतना भी प्रकट हुई। ऐसा प्रतीत हुआ कि मैंने अपने भीतर सभी समय और सभी स्थानों के आनंद और संतुष्टि को केंद्रित और संघनित कर लिया है। फिर भी मुझे ये एहसास हुआ कि ये समूची खुशी और संतुष्टि मेरे भीतर से आती है, ना कि मेरे बाहर की चीजों से। इस अनुभव की ओर नजर मोड़ते हुए मेरे अर्जित ज्ञान और समझ के प्रकाश में अब मैं देखता हूँ कि रोशनी के उस पल में मैंने क्षणिक रूप से चेतना के पारलौकिक स्तरों से संपर्क किया, जो प्राचीन प्राच्य संतों द्वारा सच्चित आनंद के रूप में वर्णित किया गया है। ये निसंदेह बड़े पैमाने पर या पूरी तरह से प्रतीकात्मक था। अब मुझे पता है कि ये एक पूरी तरह से प्राकृतिक अनुभव है, हालांकि तुलनात्मक रूप से असामान्य है। कई अन्य इससे गुजरेंगे। इस अनुभव के वृतांत युगों की रिपोर्टों में बारीकी से मेल खाते हैं।
फिर भी याद रखें, बहुत से लोग जो उस आंतरिक कुछ की उच्चतम मान्यता, बोध और अभिव्यक्ति को प्राप्त करते हैं, वो इस अनुभव से नहीं गुजरे हैं। ये केवल आकस्मिक है और आवश्यक नहीं है। इस पर कोई दो राहें नहीं है। पारलौकिक अनुभव बीत गया। प्रतिक्रिया सबसे पहले बहुत दर्दनाक और परेशान करने वाली थी। मुझे लगा कि मैं सबसे ऊंचे स्वर्ग से नीचे बंजर धरती पर आ गया हूँ। सर्वस्व के बारे में मेरा ज्ञान चला गया था, लेकिन अभी भी दृढ़ विश्वास कायम था कि मैं इसे जानता था, और ये जानकर कम से कम सुकून मिलता था कि ये जानने योग्य था। मेरा आनंद अकथनीय था। तब से इसकी स्मृति ने मेरे लिए आराम, खुशी और शांति लाने का काम किया है। मैं ऊंचाइयों पर चढ़ गया था, लेकिन मेरा बाद का पतन बहुत बड़ा रहा। लेकिन इस निराशा से उस अनुभव की स्मृति बहुत बड़ी रही है। अपनी स्मृति से उस अनुभव की स्मृति को मिटाने के बजाय मैं भौतिक संपत्ति, उपलब्धि और ज्ञान में जो कुछ भी उसके बाद प्राप्त किया है, उसे छोड़ देना बेहतर समझूंगा। इसकी घटनाओं और तथ्यों का मात्र विचार मुझे वर्तमान या भविष्य के किसी अन्य विचार से उत्पन्न रोमांच से कहीं अधिक रोमांच देता है। इससे आप समझ गए होंगे कि ये अनुभव मेरे लिए क्या मायने रखता है। मैं बाद में एक गहरी नींद में चला गया हूँगा, क्योंकि मैं सुबह उठकर मन और शरीर में बहुत तरोताजा महसूस करने लगा था। मैं अपने शारीरिक और मानसिक अस्तित्व को जीवंत करने वाली एक नई ऊर्जा के प्रति सचेत था। मैंने इस आंतरिक स्थिति को प्रतिबिंबित किया होगा, क्योंकि अब मुझे याद है कि कई दिनों तक मेरे सहयोगी और अन्य लोग मुझसे पूछते रहे कि क्या मैंने अच्छी खबर सुनी है, क्या मैंने बहुत धन पाया है, क्या मुझे प्यार हो गया है, या सबसे संतुष्टिदायक प्रकृति का कोई और अनुभव था मेरे पास वास्तव में था। लेकिन वे जो सोच रहे थे उससे कुछ अलग। मैं अपनी उन तस्वीरों से देख सकता हूँ जो अभी भी मेरे पास है कि उस अनुभव के समय से मेरी शारीरिक उपस्थिति बेहतर हो गई। मेरे शरीर ने नई शक्ति और जोश ग्रहण करना शुरू कर दिया, और ऐसा लग रहा था कि मेरी उम्र घट रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुझमें यौवन आ गया था, और मैंने इसे शारीरिक रूप और ऊर्जा और मानसिक शक्ति और दक्षता में परिलक्षित किया। इसके अलावा भौतिक स्थितियां तेजी से और मेरे पक्ष में बदलने लगी। इन बातों के बारे में मैं कहानी में आगे बताऊंगा। हालांकि मैं यहाँ स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूँ कि इस पारलौकिक अनुभव के बाद के सभी लाभ मेरे बाद कई परिचितों को भी मिले, भले ही इनमें से कई व्यक्तियों को इस तरह का अनुभव नहीं हुआ। जैसा कि कर्नल ने कहा, दिव्य अनुभव केवल आकस्मिक है और आवश्यक नहीं है। ये कुछ शर्तों के अस्तित्व के कारण उत्पन्न होता है। अगर ये स्थितियां मौजूद नहीं होती तो ये अनुभव उत्पन्न नहीं होते। लेकिन नए जन्म के सभी मामलों में हमेशा मैं हूं की उपस्थिति शक्ति की वास्तविकता की एक भोर और बढ़ती मान्यता और बोध पाए जाते हैं, और इनके साथ पाए जाते हैं कम से कम एक निश्चित अंतर्ज्ञान, वृत्ति या एहसास की ये किसी अंतरंग तरीके से अनंत और शाश्वत सर्वोच्च उपस्थिति शक्ति से जुड़ा हुआ है। ये सहज चेतना आवश्यक तत्व है, बाकी सब काफी हद तक गैर आवश्यक और केवल आकस्मिक हैं। इस मामले का सार मैं हूं की खोज है, और ये सहज विश्वास है कि ये अनंत और शाश्वत वास्तविकता पर आधारित है। कुछ लोग जिन्होंने इस कहानी को पांडुलिपि के रूप में पढ़ा है, उन्होंने मुझे रोशनी के पल के उपरोक्त वर्णित अनुभव और प्रतीकात्मक सपने के अनुभव के बारे में ना बताने की सलाह दी। उन्होंने इस डर के कारण ये सुझाव दिया कि पूरी कहानी में निहित संदेश शायद इन अनुभवों के पाठ को शामिल करने से कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि ये अनुभव गलती से उन मानसिक अनुभवों के रूप में समझे जाएंगे जिनके बारे में हमने हाल के वर्षों में बहुत कुछ सुना है। संक्षेप में, उन्हें डर था कि इस कहानी को असामान्य मनोविज्ञान के चांदनी अनुभवों से संबंधित समझा जा सकता है, न कि अलौकिक मनोविज्ञान के धूप के साथ। अवचेतन मानसिकता के कुछ मूलहीन चरणों के साथ संबंधित किया जाएगा, न कि अतिचेतन मानसिकता के उच्च चरणों के साथ। मैंने इन आपत्तियों को ध्यान से तोला है और इन्हें खारिज कर दिया है। मैंने ऐसा निर्णय लिया क्योंकि सबसे पहले इन अनुभवों का कथा में एक सही और उचित स्थान है, और दूसरी बात क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने भीतर की उस चीज के चेतना में प्रकट होने का अनुभव करने लगे हैं, सिर्फ वो उसका असली स्वरूप जान नहीं पा रहे हैं। कुछ मामलों में वास्तव में ऐसे व्यक्तियों को दूसरों द्वारा ये मानने के लिए प्रेरित किया गया है कि वे मानसिक अनुभव से गुजर रहे हैं, या उन्हें विकासशील मानसिक शक्तियों में प्रोत्साहित किया गया है, ये महसूस करने के बजाय कि वे अपने स्वयं के वास्तविक
आंतरिक शक्ति के प्रति जागरूक होने लगे हैं, और ये कि उन्हें इस प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने देना चाहिए। मैं चंद्र पथ का अनुयायी नहीं हूँ। सूर्य पथ वो है जिस पर मैंने अपने चरण रखे हैं, और मैं दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि वे चंद्रमा की हानिकारक किरणों से आकर्षित होने से इनकार करें और इसके बजाय निडरता और आत्मविश्वास से सूर्य का सामना करें। एक बार फिर, ये मानसिक या अलौकिक घटनाओं की कहानी नहीं है, ये पूरी तरह से प्राकृतिक अनुभवों और उनके परिणाम का वर्णन है। अपनी कहानी के इस बिंदु से मैं अपने नए जीवन से संबंधित बातें बताऊंगा, वो जीवन जो मैं हूं की खोज से शुरू हुआ। मैं कर्नल फॉब्स के साथ अपनी आगे की बातचीत के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत अधिक तकनीकी है और इस तरह के एक पाठ में प्रस्तुति के लिए बहुत जटिल है। मैं समय समय पर कर्नल द्वारा दिए गए एक सामयिक बयान को उद्धृत करूंगा और उनके द्वारा मुझे दिए गए निर्देश के सामान्य सिद्धांतों का लगातार उल्लेख करूंगा, लेकिन मैं अपने स्वयं के अनुभव की प्रस्तुति के माध्यम से कहानी को इस बिंदु से बताऊंगा। कर्नल से मैंने सीखा है कि उस भीतर की चीज की जागरूक धारणा के नए जीवन में दीक्षा में 3 अलग अलग चरण शामिल है। अर्थात 1, मान्यता का चरण, मैं हूं के भीतर के कुछ रूप में। 2, बोध का चरण कि मैं हूं अनंत शक्ति की अभिव्यक्ति का केंद्र बिंदु है, जहां से सभी चीजें आगे बढ़ती है। और 3, अभिव्यक्ति का चरण, मैं हूं की रोजमर्रा के जीवन में अभिव्यक्ति। पिछले अध्याय में बताए गए उल्लेखनीय अनुभव के तुरंत बाद हुई बातचीत में कर्नल ने मुझसे कहा, आपने बौद्ध की एक अच्छी डिग्री का अनुभव किया है, अब आपके लिए अभिव्यक्ति का अनुभव करना बाकी है, और ये आप सक्रिय रोजमर्रा की जिंदगी में केवल धीरे धीरे और उत्तरोत्तर रूप से कर सकते हैं। अभिव्यक्ति उस सत्य का प्रदर्शन है जिसे आपने पहले पहचाना और महसूस किया है। इस प्रदर्शन में आप अनुभव के कई स्तर पाएंगे। कर्नल ने यहाँ मेरे लाभ के लिए एक प्राचीन गूढ़ सूत्र का हवाला दिया, वो विरोधाभास जिसने कई लोगों को भ्रमित किया है, जिन्होंने इसकी समझ की कुंजी के बिना इसके शब्दों को पढ़ा है। अब आप काट चुके हैं, अब से आपको बोना चाहिए। उन्होंने मुझे समझाया कि इसका मतलब था कि मेरे पास नई चेतना का समृद्ध अनाज था और अब मुझे इसके बीज बोने की आवश्यकता थी, जो मेरे काम में प्रत्यक्ष हो, कि मुझे अब वास्तविक कार्य में सत्य के उन सिद्धांतों को प्रकट करना था जो मैंने प्राप्त किए थे। इस बुवाई के बाद एक और कटाई होगी, और इसी तरह प्रत्येक कटाई के बाद एक बुवाई होगी, और प्रत्येक बोने के बाद एक कटाई होगी। यहाँ हर जगह की तरह प्रकृति चक्र में और लय के अनुसार आगे बढ़ती है। कर्नल के निर्देश और सलाह के तहत कार्य करते हुए मैंने अपने भौतिक शरीर की ओर ध्यान दिया, और वास्तव में ये दुखद रूप से आवश्यक था, क्योंकि मेरे टूटने के कारण मेरा भौतिक उपकरण बहुत खराब हो गया था। उन्होंने कहा था, भौतिक शरीर मैं हूं का साधन है और उसका स्वस्थ होना आवश्यक है। शरीर आत्मा की अभिव्यक्ति में बाधा नहीं है, जैसा कि तपस्वियों ने गलती से माना है, बल्कि ये आत्मा की प्रभावी अभिव्यक्ति का साधन है, और इसे स्वास्थ्य और शक्ति में सिद्ध, विकसित और सुचारू रखा जाना चाहिए। मेरे शिक्षक द्वारा मुझे बताए गए सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए मैंने मन की शक्ति को प्रकट करने के लिए काम करना शुरू कर दिया, जो शारीरिक प्रक्रियाओं की अध्यक्षता करता है और शरीर के हर अंग में जिसके अधीनस्थ केंद्र होते हैं, हाँ, यहाँ तक कि शरीर की हर कोशिका में। ये मेरे लिए एक रहस्य उद्घाटन था कि महत्वपूर्ण और शारीरिक प्रक्रियाएं अनिवार्य रूप से मानसिक प्रक्रियाएं हैं, न कि केवल रासायनिक या यांत्रिक शारीरिक गतिविधियां। मैंने तुरंत देखा कि रोग के मानसिक उपचार का रहस्य मात पर मन की शक्ति का प्रकटीकरण नहीं है, बल्कि आत्मा की शक्ति का मन की शक्ति पर प्रकटीकरण है। इस सिद्धांत ने एक बार पूरी तरह से समझे जाने के बाद वैज्ञानिक रूप से लागू करने पर उल्लेखनीय और व्यावहारिक रूप से तत्काल परिणाम उत्पन्न किया। मैंने पाया कि पहले अपने मन में शरीर के अंगों के सामान्य कामकाज की आदर्श अवधारणा या मानसिक छवि बनाकर, और फिर इस तरह से काम कर रहे मेरे अंगों की एक मजबूत निश्चित मानसिक तस्वीर बनाकर, और फिर ये आत्मविश्वास लाकर कि ये आदर्श सत्य में परिवर्तित किया जा सकता है। भौतिक कार्यों की अध्यक्षता करने वाले अवचेतन मानसिक संकायों ने वास्तविक सामग्री और भौतिक रूप में उन विचारों और चित्रों को पुनः उत्पन्न करने के लिए काम शुरू कर दिया, जो मेरे दिमाग में आदर्श रूप में मौजूद थे, आदर्श वास्तविकता में परिवर्तित हो गया। इसके अलावा मैंने पाया कि शरीर के प्रत्येक अंग का अपना विशेष मन होता है, और अपने शरीर के किसी भी अंग पर
अपना ध्यान केंद्रित करके मैं उसका ध्यान आकर्षित कर सकता था और इस तरह उसे ग्रहणशील मानसिक दृष्टिकोण में रख सकता था। फिर मैं उस विशेष अंग से बात करने के लिए आगे बढ़ता, ठीक वैसे ही जैसे मैं एक बच्चे से करता हूँ। मैं उसे उसके सामान्य कामकाज के महत्व के बारे में समझाता और दृढ़ता से लेकिन संवेदना के साथ उसे उस तरह से कार्य करने के लिए कहता। ये सब कुछ मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन जिन लोगों ने खुद का इस तरह से उपचार किया है वे अंतर्निर्धित सिद्धांत की सच्चाई और इसे लागू करने में उपयोग की जाने वाली विधि के व्यावहारिक मूल्य को जानते होंगे। मैंने अपने शरीर को भौतिक वास्तविकता को नकारने और उसे एक भ्रम के रूप में मानने से परहेज किया। इसके विपरीत मैंने भौतिक शरीर की तुलनात्मक वास्तविकता को इसके सभी भागों में स्वीकार किया, लेकिन ये माना कि इसमें हर हिस्से और हर कोशिका में मन है और ये कि इसके कार्य इस मन के नियंत्रण में है और ये मन शरीर के सामान्य भौतिक मन के प्रभाव में ही, जो बदले में मैं हूं के अधीन है। मैंने भौतिक कार्यों को नियंत्रित करने वाले सामान्य भौतिक मन को लाभकारी या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के मामले में सचेत मानसिकता के स्व सुझाव द्वारा निभाई गई भूमिका को भी समझा। शरीर क्रिया विज्ञान पर कुछ सरल पुस्तकों के अध्ययन से मुझे मेरे आत्म उपचार कार्य में मदद मिली, जिसके माध्यम से मैंने ये पता लगाया कि मेरे शरीर के विभिन्न अंगों और भागों की सामान्य प्रक्रियाएं और कार्य क्या थे। इस तरह मैं स्पष्ट, मजबूत और अधिक कुशल आदर्श चित्र और अवधारणाएं बनाने में सक्षम हुआ। मैंने खोजा कि एक सामान्य, स्वस्थ, कुशल मानव शरीर कैसा होता है और मैंने ऐसे शरीर की एक मजबूत, सकारात्मक, स्पष्ट, निश्चित मानसिक तस्वीर बनाई। फिर मैंने अपने विचार को क्रिया में रूप देने के लिए और अपनी मानसिक अवस्थाओं को भौतिक रूप में पुनः उत्पन्न करने के लिए आगे बढ़ाया। मैंने अपने मानसिक चित्र शरीर के सामान्य भौतिक मन और स्वयं कई अंगों को भी प्रस्तुत किए। मैंने अब आपको अपनी पद्धति का आवश्यक सार प्रदान कर दिया है। आप इसे उसी तरह प्रभावी ढंग से नियोजित कर सकते हैं जैसे मैंने किया, बशर्ते कि आप ये ईमानदारी से करें। मैंने ये भी पाया कि मैं इस तरह से शारीरिक व्यायाम को प्रभावी ढंग से नियोजित कर सकता हूँ। आदर्श पैटर्न का अतिरिक्त कारक शारीरिक गतियों के प्रभाव को बहुत बढ़ा देता है। मैंने मनोशारीरिक व्यायाम की एक प्रणाली को सिद्ध किया जिसने तुलनात्मक रूप से कम समय में मेरे भौतिक शरीर को बनाया। मेरे भौतिक शरीर के भीतर और उस पर अंदर के कुछ के इन अभिव्यक्तियों के परिणाम उल्लेखनीय थे। मेरी स्थिति बहुत तेजी से सुधरने लगी। तुलनात्मक रूप से कम समय में मैंने अपनी सारी खोई हुई स्थिति वापस पा ली थी। थोड़े अधिक समय में मैं पहले की तुलना में कहीं बेहतर शारीरिक स्थिति में था। मैंने अपने दिमाग में एक मजबूत, स्वस्थ, तंदुरुस्त आदमी का आदर्श बनाया था और मेरी अवचेतन मानसिकता ने इस आदर्श को भौतिक रूप और गतिविधि में ईमानदारी से पुनः पेश किया। मेरे व्यापारिक सहयोगियों ने मेरे अद्भुत परिवर्तन पर टिप्पणी की और उस पर अचंभा किया। वे इस विश्वास में थे कि मुझे कोई अद्भुत चिकित्सक मिल गया है और वास्तव में मेरे पास था। मैं अब लगभग 70 वर्ष की आयु में अच्छे स्वास्थ्य और शक्ति में हूँ, 45 के औसत स्वास्थ्य की तुलना में कहीं बेहतर। मुझे संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखता कि ऐसा आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि मैं उन सिद्धांतों के अनुसार जीता हूँ जो मेरे लिए नए सिरे से स्वास्थ्य और जोश लाएं। मेरा मानना है कि ये सिद्धांत वास्तव में मानसिक या आध्यात्मिक उपचार के सभी रूपों का सार बनाते हैं। हालांकि उनके प्रत्येक अलग अलग स्कूल खुद को श्रेय देते हैं। हालांकि प्रत्येक स्कूल लगभग समान इलाज पैदा करता है, इस बात के बावजूद कि उनकी हठधर्मिता अक्सर परस्पर एक दूसरे का खंडन करती है। मैं जानता हूं कि ये एक तथ्य है कि मैं हूं मन के किसी भी हिस्से या संकाय को नियंत्रित और निर्देशित कर सकता है, यहाँ तक कि उस हिस्से को भी जो शारीरिक कार्यों की अध्यक्षता करता है। ये बाद में जब मुकम्मल होता है तो अनिवार्य और अचूक रूप से भौतिक प्रभाव लाता है। ये विशुद्ध रूप से कारण और प्रभाव का मामला है। प्रत्येक व्यक्ति में इन कारणों को कार्य रूप में स्थापित करने की शक्ति होती है। मैंने शारीरिक दक्षता का परिचय देते हुए मानसिक दक्षता के निर्माण, विकास और प्रकटीकरण के कार्य की उपेक्षा नहीं की। मुझे पुरानी कहावत याद आई, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग, और मैंने इसे प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया। यहाँ भी मैंने मनोविज्ञान और तर्क के सरल वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन करके अपने आप को एक वैज्ञानिक रूप से सही आदर्श पैटर्न प्रदान किया।
इस तरह मैंने जाना मानवता के महान मस्तिष्कों ने दिमाग के संचालन और इसके कुशल नियोजन के प्रभावी सिद्धांत के रूप में क्या खोजा है। इस पैटर्न से खुद को लैस करके मैंने अपने दिमाग को फिर से शिक्षित करना शुरू कर दिया, ताकि ये अपने आप में उन कुशल गतिविधियों को पुनः उत्पन्न कर सके जिन्हें आदर्श पैटर्न में स्पष्ट रूप से इंगित और चित्रित किया गया था। मैंने इस विश्वास के साथ शुरुआत की कि बुद्धि मेरी मैं हूं में नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जटिल मशीनरी थी जो मैं हूं के अंतर्गत काम करती थी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अध्ययन द्वारा प्राप्त मानचित्र या पैटर्न से लैस मैंने निर्धारित किया कि मेरी बौद्धिक क्षमताएं उस आदर्श के अनुसार अपनी प्रक्रियाएं और गतिविधियों को साकार करें। मैंने वही तरीका अपनाया जो मैंने अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले भौतिक मन को फिर से शिक्षित करने में नियोजित किया था। मन के ये दोनों महान विभाजन मानसिक मशीनरी के महत्वपूर्ण उपकरण हैं और दोनों ही मैं हूं के नियंत्रण के अधीनस्थ हैं। दोनों ही ठीक से लागू किए गए नियंत्रण और दिशा का जवाब देंगे। दोनों ही एक सामान्य सिद्धांत से रेखांकित हैं। मैं इस धारणा को पैदा नहीं करना चाहता कि मैंने अपने बौद्धिक संकायों की प्राकृतिक और नियमित प्रक्रियाओं को कार्य करने की एक कृत्रिम प्रणाली के साथ बदल दिया। इसके विपरीत मैंने सावधानी से इससे परहेज किया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि इस तरह के तरीके से मेरे सोच की प्राकृतिक दिशा नष्ट हो जाएगी। इसके बजाय मैंने नियमित प्राकृतिक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया, जिसके माध्यम से बुद्धि प्रकट होती है और विचार, चिंतन और तर्क में खुद को व्यक्त करती है। मैंने वैज्ञानिक अभ्यासों द्वारा इसकी क्षमता विकसित की, जिसके माध्यम से मन के हर हिस्से को नियोजित किया गया और वो शक्ति दी गई जो मन और शरीर दोनों में उचित मात्रा में उपयोग और गतिविधि से ही आती है। इस संबंध में मानसिक क्षमताएं मांसपेशियों की तरह है और एक की समझ दूसरे की समझ लाती है। मेरा मुख्य कार्य बौद्धिक संकायों को पुनः शिक्षित करने की दिशा में था। मैंने पहले सुविकसित और सुप्रशिक्षित बुद्धि की क्रियाओं और प्रक्रियाओं की एक स्पष्ट निश्चित अवधारणा प्राप्त की और इस पर आगे बढ़ा। इसने मुझे सही पैटर्न, साँचा या नक्शा दिया, जिसे मैंने वास्तविक रूप से पुनः पेश करने के लिए आगे बढ़ाया। ये सही पैटर्न धीरे धीरे मन पर प्रभाव करने लगा और वहां इसने मेरी मानसिक मशीनरी को एक बार फिर से संगठित करके अपनी रचनात्मक शक्ति को प्रकट करना शुरू कर दिया, ताकि आदर्श पैटर्न के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। आदत को स्थापित करने वाली मन की शक्ति से धीरे धीरे मेरी बौद्धिक क्षमताएं अच्छी तरह से विनियमित मशीन की तरह और सख्त तार्किक प्रक्रिया की तर्ज पर काम कर रही थी। ऐसा करते हुए मैंने अवचेतन मन के उन महान स्तरों की उपस्थिति और उपलब्ध गतिविधियों का संज्ञान लिया, जिन पर किसी की तर्क प्रक्रियाओं का मुख्य रूप से संचालन होता है। मैंने सीखा कि इस स्तर पर अनकॉन्शियस रूमिनेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें चेतना के स्तरों के नीचे विचार की कुंडी को ध्यान से चबाया जाता है। मैंने इन अवचेतन संकायों को आदर्शीकरण और विश्वास के द्वारा प्रशिक्षित किया। मैंने उन पर विश्वास करके और उन्हें ये बताकर प्रोत्साहित किया कि मैं उनकी क्षमताओं से अवगत था और मुझे उनसे कुशल परिणाम की उम्मीद थी। इस तरह मैंने उन्हें अपने लिए विचार की कड़ी मेहनत के बड़े हिस्से को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने की इजाजत दी। मैंने जल्द ही अपनी चेतन मन में सबसे पहले उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न को या हल की जाने वाली समस्या को स्पष्ट रूप से तैयार करने की आदत हासिल कर ली, ताकि मुझे अच्छी तरह से पता चल सके कि मैं क्या हासिल करना चाहता था और क्या जानना चाहता था। उसके बाद मैं जानबूझकर इस प्रस्ताव या समस्या को मानसिक जाल द्वार के माध्यम से अवचेतन कार्यस्थल में छोड़ देता, जहां व्यस्त कार्यकर्ता तुरंत इसका विश्लेषण और इसके घटक भागों को विभाजित करना शुरू कर देते। फिर उन्हें एक नई तार्किक व्यवस्था में पुनर्संयोजित और संश्लेषित करते। कभी कभी अवचेतन मानसिकता आगे की जानकारी, डेटा या निर्देशों के अनुरोध के साथ आंशिक रूप से पूर्ण किए गए कार्य को मेरे सचेत ध्यान में प्रस्तुत करती। जब उसके मांग की पूर्ति की जाती तो काम फिर से अवचेतन स्तरों पर किया जाता और अंत में मेरे सामने लगभग समाप्त अवस्था में प्रस्तुत किया जाता, जिसमें केवल अंतिम स्पर्श की आवश्यकता होती जो सचेत मानसिकता करती। फिर से कार्य बिना किसी परेशानी के पूरी तरह से समाप्त होता और मेरे सचेत ध्यान के निरीक्षण के लिए पारित किया जाता। कभी कभी ये प्रक्रिया लगभग तात्कालिक होती, अन्य समय में इसमें अधिक समय लगता। कभी कभी अनकॉन्शियस रूमिनेशन की प्रक्रिया श्रम साध्य होती और इसमें काफी समय लगता।
लेकिन जब भी हो कार्य अच्छी तरह से संपन्न होता। इसी तर्ज पर मैंने अपनी याददाश्त की शक्तियों को विकसित और प्रशिक्षित किया और उल्लेखनीय सफलता हासिल की, ये महसूस करके कि स्मृति की प्रक्रियाएं मुख्य रूप से अवचेतन स्तरों पर होती है और ये कि अवचेतन मानसिकता कुशल सुझावों और निर्देशों से आसानी से प्रभावित और निर्देशित होती है। मैं एक अद्भुत कुशल मेमोरी मशीन विकसित करने में सक्षम रहा। हालांकि मैंने इसे केवल वैध रूप से नियोजित किया, ना कि दिखावे के लिए। मैंने पाया कि स्मृति वास्तव में कभी भी कुछ भी खोती या भूलती नहीं है और याद और स्मरण मुख्य रूप से इंडेक्सिंग और क्रॉस इंडेक्सिंग के उचित तरीकों पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने पाया कि सभी विधियों में प्रमुख और एक कुशल स्मृति के लिए आवश्यक है स्मृति को फिर से शिक्षित करना और इसे अपने काम को ठीक से करने की आदत में प्रशिक्षित करना। उसी सामान्य नियम का पालन करते हुए मैंने अपनी धारणा और अवलोकन की शक्तियों को बहुत विकसित किया और परिणाम स्वरूप मैं उन महत्वपूर्ण चीजों को देखने और समझने में सक्षम था जिन्हें औसत व्यक्ति द्वारा अनदेखा किया गया था। धारणाएं विचार के कच्चे माल का गठन करती है और मैं अपने दिमाग को अच्छी तरह से काम करने और विचारों, अवधारणाओं और योजनाओं को बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रकार की सामग्री के साथ आपूर्ति करने में कामयाब रहा। मेरे भविष्य की सफलता काफी हद तक इस अर्जित शक्ति के कारण थी। लगभग ठीक उसी तर्ज पर मैंने अपनी कल्पना को उस अद्भुत रचनात्मक कार्य को करने के लिए प्रशिक्षित किया जिसे रचनात्मक कल्पना के रूप में जाना जाता है, बजाय इसके कि वह दिवा स्वप्न या काल्पनिक चित्र पर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दे। कल्पना के दायरे में सभी रचनात्मक कार्यों की मानसिक मशीनरी पाई जा सकती है। यहाँ आविष्कार का अपना घर और कार्यशाला है। ठीक से प्रशिक्षित कल्पना आसानी से और कुशलता से योजना, डिजाइन, निर्माण और सुधार का कार्य कर सकती है। मेरे भविष्य की सफलता काफी हद तक मेरी मानसिकता के इस हिस्से के विकास के कारण थी। मैंने अपनी कल्पना शक्ति को इतना प्रशिक्षित किया कि मैं लाक्षणिक रूप से अपनी मानसिक मशीन के एक छोर में आवश्यक विचार को छोड़ सकता था और समय के साथ दूसरे छोर से योजना, डिजाइन की सामान्य रूपरेखा आ जाती। इसी तरह मैंने अपनी भावनात्मक प्रकृति पर महारत हासिल की। अपने स्वभाव के इस हिस्से का गुलाम होने के बजाय मैंने इसे अपना इच्छुक और आज्ञाकारी दास बना लिया। मैंने इच्छा का उपयोग किया और इसे मेरे लिए काम करने के लिए निर्धारित किया और इसने मेरे लिए अच्छी तरह से काम किया है। आग्रहपूर्ण इच्छा प्राप्ति की दिशा में प्रयास के महान तत्वों में से एक है। इच्छाओं को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर प्रसारित किया जाना चाहिए और उचित चैनलों में निर्देशित किया जाना चाहिए। ये सब मैंने कर्नल से सीखा और बाद में वास्तविक अनुभव के माध्यम से प्रदर्शित किया। अंत में इसी तरह मैंने इच्छा पर महारत सीखी। मैंने सीखा कि कैसे विल टू विल करना है। मैंने इच्छा शक्ति की आंतरिक चेतना में प्रवेश किया और इसके अंतरतम रहस्यों को सीखा। तब मैंने इस प्रकार प्राप्त ज्ञान को अपनी रचनात्मक कल्पना में विकसित योजनाओं को क्रियान्वित करने में नियोजित किया। मैं यह कहूंगा कि शुद्ध इच्छा का ये तत्व मैं हूं के सबसे निकट है, वास्तव में इतना करीब कि लंबे समय तक उनके बीच अंतर करना सबसे कठिन है। लेकिन इच्छा भी मैं हूं के अधीन है और इस पर महारत हासिल की जा सकती है और इसे एक सबसे मूल्यवान और वफादार सहायक बन गया है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मानसिक शक्ति के अद्भुत क्षेत्र और स्तर होते हैं, पर बहुत कम लोग इसकी खोज करते हैं। इनके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, दक्षता की दिशा में उस अंदर के कुछ का प्रकटीकरण लगभग शुरुआत से ही मेरे व्यावसायिक मामलों में एक उल्लेखनीय रूप से शुरू हो गया था। मैं इस तथ्य से अवगत हो गया कि सफलता के लिए आंतरिक शक्तियां काम कर रही थी और उनके प्रभाव और परिणाम स्वयं दिखने लगे थे। मेरे कंपनी का एक ऐसा उत्पाद था जो बिकना असंभव लग रहा था। मैंने उसके लिए एक बेहतर बिक्री योजना की कल्पना की और मुझे अपनी योजना को आजमाने की अनुमति दी गई। मेरी योजना के कारण पहले से ही उत्पाद तेजी से बिकने लगा और मुझे परिणाम स्वरूप कंपनी में एक अहम पद दिया गया और उसके बाद मेरे उत्तम कार्यशैली को देखते हुए एक और महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया। ये तो शुरुआत थी। हमारे उत्पाद की बिक्री के नए अवसरों को देखते हुए मैंने संयंत्र के विस्तार और बिक्री बल में वृद्धि की योजना बनाई। इससे व्यवसाय के पूंजीकरण में वृद्धि की आवश्यकता हुई। सफल उपलब्धि के मेरे पिछले रिकॉर्ड के कारण निर्देशकों को मुझ पर भरोसा था और वे अंततः मेरी सभी योजनाओं के लिए सहमत हो गए।
बढ़े हुए व्यवसाय को बड़ी सफलता मिली और हमारी कंपनी देश में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई और मुझे सक्रिय प्रबंधन में एक प्रमुख पद दिया गया। मैं उस व्यवसाय की दुनिया में और बड़े शहरों में अग्रणी वित्तीय शक्तियों का मैंने ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया।